जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी अब तक हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, आपसे मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब पर, जिसमें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती क्या है, उसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है, वे एक्रूअल बेसिस है एंड रेंट क्या होता है, रेंट में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं एंड उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो दिखने में साख्त उनकी, स्ट्रक्चर उनका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला लगता है, लेकिन लॉ ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफिकली मेंशन करके उनको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से निकाल कर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट मिलता है स्टार्ट में, एग्रीमेंट के स्टार्ट में जो रिफंडेबल होता है जब भी हमारा जो टेनेंट होता है, किराएदार होता है, जब वो बिल्डिंग को खाली करके जाएगा, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, टैक्स ट्रीटमेंट है, जो हमने डिस्कस किया था, वो सारा कुछ सेकंड वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आज की ये हमारी इंश्योरेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डिडक्शंस अलाउ हैं हमें, क्योंकि आपको पता है सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले इस अटेम्प्ट से पहले तक, लास्ट अटेम्प्ट तक इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए 2 ऑप्शंस थे। बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट ब्लॉक इनकम थी, ठीक है? लेकिन इंडिविजुअल एंड एओपी को उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि आप इस अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अंडर नॉर्मल टैक्सेबल regime भी टैक्स करवा सकते हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई है आपके लॉ के अंदर, जो बजट आया है जून 2021 में, मीन टैक्स ईयर 2022, जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, तो वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब तमाम पर्सन्स के लिए, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी, तीनों के लिए आपकी ये नॉर्मल टैक्सेबल regime में फॉल करेगी। तो अब जो उन्होंने जो डिडक्शंस गिवन है आपके सिलेबस के अंदर कि आपको जो डिडक्शन अलाउ है, किस तरह से अलाउ है, आपने कैलकुलेट करनी है, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है? वन बाय वन आपको मैं बताऊँगा कि इस डिडक्शन के अंदर कौन-सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं अब डिडक्शन 1। जो पॉइंट ए है, वो कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू ए बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। जी, ये स्पेसिफिकली है बिल्डिंग के लिए। जो रिपेयर अलाउंस है वो स्पेसिफिकली क्या है आपकी बिल्डिंग के लिए, पहली बात। मीन आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में 2 चीज़ें फॉल करती हैं, आपकी बिल्डिंग एंड लैंड, ठीक है? लैंड पर पॉइंट ए की डिडक्शन अलाउ नहीं है, क्योंकि लैंड की तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती नहीं है, ठीक है? तो बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फिर दूसरा पॉइंट क्या है? वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जहाँ से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, ये हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपकी क्या है? नेट रेंट रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है? ये क्या आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। हमने भी पढ़ी डिडक्शन ए, वो क्या है? रिपेयर अलाउंस। पहली बात पॉइंट ए में आपने जो याद रखनी है, वो कहते हैं कि जो रिपेयर अलाउंस है, वो आपको नोशनल बेसिस पर अलाउ होगा। मीन कि एफबीआर को, गवर्नमेंट को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के रिलेटेड ये बात हो रही है, ठीक है? कि अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आपने बिल्डिंग पर रेंट पर दी हुई है, आपका पूरे साल में जितना भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ है, गवर्नमेंट को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। एफबीआर में मतलब आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पॉइंट ए में उन्होंने कह दिया है कि आपका बिल्डिंग से रिलेटेड जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा, उसका फिफ्थ 1/5 मीन 20% आपको डायरेक्ट डिडक्शन अलाउ है। बेशक बेशक आपका एक्चुअल में लगा वो 50 लाख, लेकिन 1/5 बन रहा है 10 लाख रुपए, तो आपको 10 लाख रुपए एक्सपेंस अलाउ होगा नॉशनल। उनका रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपका एक्चुअल में एक्सपेंस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हुआ है, वो 1 लाख लगा है। लेकिन जो नॉशनल एक्स जो अलाउंस बन रहा है 20% जो आपका बन रहा है, 1/5 पार्ट जो बन रहा है आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स का, वो बन रहा है 8 लाख। एक्चुअल आपका खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए।
तो लॉ कहता है आपको 8 लाख की डिडक्शन अलाउ है। मतलब हमारा रिपेयर के केस में, रिपेयर अलाउंस के केस में, बिल्डिंग के केस में जो मेरा अलाउंस बनेगा 1/5 पार्ट जो बन रहा होगा, वो मुझे डिडक्शन अलाउ होगी। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन है, उसमें लैंड भी गिवन है, उसमें आपको बिल्डिंग का डाटा भी गिवन है, ठीक है? आप क्या करेंगे? रेंट चार्जेबल टैक्स पूरा कैलकुलेट करेंगे। उसमें से आप लेस करेंगे लैंड वाला, ठीक है ना? आप लैंड वाला पोर्शन लेस कर देंगे या आप लेस ना करें बेशक, आप यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए, जहाँ पर आप रिपेयर अलाउंस अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप जो आपका बनता है 7,20,000 आपका बनता है बिल्डिंग रिलेटेड, ठीक है? और प्लस 15,000 बिल्डिंग की सिक्योरिटी डिपॉज़िट। क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली अलाउंस है आपके बिल्डिंग के रिलेटेड, ठीक है? लैंड का वाला इंक्लूडेड नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है? अब पढ़ते हैं। In respect of repairs to a building, an allowance equal to 1/5 of the rent chargeable to tax in respect of the building, ठीक है ना? लैंड के इसलिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग का ही अलाउ है, तो बिल्डिंग का जो रेंट चार्जेबल टैक्स बन रहा होगा, उसका 1/5 मुझे अलाउ है, ठीक है? For the year computed before any deduction allowed under this section। मतलब आपने कौन सा बिल्डिंग का रेंट लेना है जिसमें से उस इससे पहले कोई डिडक्शन अलाउ आपने न की हुई हो। ये ग्रॉस इनकम है मेरी, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, ये जी 7,20,000 और ये 1,47,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो मुझे डायरेक्ट डिडक्शन अलाउ है, ठीक है? जो मुझे लॉ ने अलाउ की हुई है। मतलब मुझे रुपया बेशक 1 रुपया भी नहीं लगा। रिपेयर के साथ मेरे साहब मैंने रिपेयर नहीं कराई। लॉ कहता है कि आपको इसकी अलाउंस अलाउ है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए एज़ ए स्टूडेंट, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या बिल्डिंग तो मेरा डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर डिडक्शन जहाँ पर अलाउ होती है, अगर मेरा कोई एसेट यूज़ हो रहा हो, जिस पर लॉ में, जिस पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ है, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्लेम करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग 2 पढ़ी है, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं हेड। एक हमारा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है? एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम बिल्डिंग डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग है जी, सिंपल बिल्डिंग है, तो ये टैक्सेबल है इधर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है? अगर बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये टैक्सेबल है, यहां पे नहीं होगी, यहां पर होगी। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो डेप्रिसिएशन हम कर लेते हैं पहले, डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस एक कॉन्सेप्ट है, जो टैक्स में एक तरह का ये डेप्रिसिएशन अलाउंस ही होता है, जो आपको ईयर ऑफ परचेज में मिलता है, उसका क्राइटेरिया होता है, जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप माइंड में रखें कि डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस सिर्फ अलाउ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली, मतलब जो अगर आप प्लांट बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी जब आप रेंट पर देते हैं, तो वो चली जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो वहां पर आपको उसके अगेंस्ट एक्सपेंस अलाउ होता है। और जहां पर नॉट अलाउड, मतलब जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली बिल्डिंग है, उसमें अलाउ नहीं है, ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि जो रिपेयर एंड सिर्फ जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाली बिल्डिंग है, उसके अगेंस्ट सिर्फ आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अलाउ कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते उस बिल्डिंग की। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है? तो आपने क्वेश्चन अगर आए, रेट गिवन हो, तो आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना आपस में, ठीक है? इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं, वो क्लियर हो जाएँगी। अब आते हैं पॉइंट बी की तरफ। एनी प्रीमियम पेड और पेएबल, ये जब भी आपने कोई प्रोविजन पढ़नी है डिडक्शन के रिलेटेड, आपने पेड और पेएबल दोनों पढ़ने हैं। अगर एक लाइन है, ठीक है? एक मतलब एक प्रोविजन है, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है पेड, एनी प्रीमियम पेड बाय द पर्सन। इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ पेड लिखा हुआ है कि ये जो एक्सपेंस है, ये सिर्फ मुझे पेमेंट बेसिस पर अलाउ है कैश। अगर मैंने पेमेंट की है, तो मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर पूरे साल की मैंने पेमेंट नहीं की, ये अलाउ नहीं होगा। अगर पेड और पेएबल दोनों लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये मेरा अक्रूवल बेसिस पर एक्सपेंस अलाउ है, ठीक है? आइडियली ये होता है आपके टैक्स लॉ के अंदर कि अगर एक इनकम अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है,
ठीक है? तो उसके रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं, जो एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, वो भी अक्रूवल बेसिस पर अलाउ होंगे। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह पे ना एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गई, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट बी जो है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपकी है, वो टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बी है, ये भी क्या है? अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। हम नीचे जाएँगे, यहाँ पर एक हमारा एक्सपेंस है ये पॉइंट जी। यहाँ पर देख लेते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्टगेज और चार्ज। जो पॉइंट जी है, जहां पर एक्सेप्शन है, ये अलाउड है कैश बेसिस। अगर मैंने पेमेंट प्रॉफिट की होगी, मार्कअप की होगी, तभी ये एक्सपेंस अलाउ होगा, वरना एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है ना, ये पेमेंट बेसिस पर है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ते हुए देखते हुए आपने अंडरस्टैंड करनी है कि क्या ये एक्सपेंस अलाउ किस बेसिस पर है, अक्रूवल बेसिस पर है या पेमेंट बेसिस पर है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट बी की तरफ। ये भी जस्ट बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग, ठीक है। एक अगर ओनर है, ज़ाहिर सी बात है, बिल्डिंग एक आप पता है इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि आप उसकी इंश्योरेंस करवा देते हैं कि अगर लेट्स सपोज बिल्डिंग को बाद में कोई ज़लज़ला आता है, कोई आग लगती है, गिर जाती है, आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, आपकी तरफ सेफ्टी होती है इंश्योरिटी के लिए। तो वो अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको एनुअली या सेमी एनुअली की प्रीमियम सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का जो है, सिर्फ बिल्डिंग का, वो आपको अक्रूवल बेसिस पर क्या होता है, अलाउ होता है। अगर आपने एक इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो जो उस टैक्स पीरियड का प्रीमियम बनता होगा अक्रूवल बेसिस पर, आपको वो अलाउ हो जाएगा। बेशक आपने पेमेंट की है, कम की है, बिल्कुल नहीं की, या 2 सालों की एडवांस कर दी है। आपको अक्रूवल बेसिस पर जो 6 महीने, 7 महीने, पूरा साल बनता होगा, उसका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ठीक है? पॉइंट सी, आपको पता है कि अगर आप लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, जो बड़े शहर हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, मतलब आपको ना लोकल अथॉरिटी को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? तो वो आपको डिडक्शन अलाउ है। वो कहता है कि अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया है बाय द पर्सन पेड और पेएबल, ये भी आपको अलाउ है अक्रूवल बेसिस पर, टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना? आप उसको पे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब इनकम टैक्स कब आप कब पे कर रहे होते हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, एफबीआर ने आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ही कुछ सेक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने उसमें कहा है कि कुछ उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स, ठीक है? डिटेल में नहीं जाता। कंपनी जो है प्रिस्क्राइब्ड पर्सन में फ़ॉल करती है। लॉ कहता है कि जनाब अगर एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन या लेट्स सपोज़ कंपनी ने एक बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है। अब बिल्डिंग कंपनी क्या है, टेनेंट है, ओनर को उसने रेंट पे करना है। तो जब एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन यानी ओनर, सॉरी ओनर नहीं, सॉरी कंपनी, जब एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन यानी कंपनी ओनर को मंथली रेंट की पेमेंट करेगी, तो उसका एक सर्टेन रेट के माना है वो टैक्स विथहेल्ड करेगी। लेट्स सपोज अगर 1 लाख रुपए मंथली रेंट है एक बिल्डिंग का, कंपनी या पेमेंट करेगी 1 लाख महीने के हिसाब से, तो लॉ कहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 95,000 पे करना है ओनर को, 5,000 रुपए ओनर का विथहेल्ड करके एफबीआर को जमा करवा लेना है। अब ये ओनर का विथहोल्डिंग टैक्स है, एडवांस टैक्स है। जब ओनर ईयर एंड पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, तो जो जितना भी टैक्स उस कंपनी ने डिडक्ट डिडक्ट किया होगा, वो उसकी लायबिलिटी, जो हम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स पेएबल, उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। ठीक है? तो वो वाला क्योंकि उसकी इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, एंड पर एडजस्ट हो जाएगी। तो जो वो इनकम टैक्स विथहेल्ड हो रहा है, वो डिडक्शन अलाउ नहीं है। जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है? जो आपको पे करने पड़ते हैं लोकल गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो आपको अलाउ होते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है? ये आपकी क्या है? अक्रूवल बेसिस पे आपको ये भी जो एक्सपेंस है आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर ऑन एनी मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मॉर्टगेज। मीन्स अगर आपने लोन लेकर बिल्डिंग परचेज की है या लैंड परचेज की है, एंड आपने फिर उस लैंड को, उस बिल्डिंग को आगे रेंट पर दे दी है। आपने बैंक से लोन लिया,
ठीक है? आपने थर्ड पार्टी को पेमेंट करके वो क्या कर ली, लैंड या बिल्डिंग परचेज़ कर ली। अब आप उस बिल्डिंग के ओनर बन गए हैं, ठीक है? अब क्योंकि आपने उस बिल्डिंग को परचेज़ करने के लिए लोन दिया और आप जब उस बिल्डिंग से इनकम अर्न कर रहे हैं, आपने रेंट पर दे दिया, आपको एक रेंटल इनकम मिल रही है, तो लॉ कहता है आपने जो वो लोन जिससे परचेज़ की थी वो बिल्डिंग, उस लोन पर आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपको वो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करने की परमिशन है। क्लियर? मतलब आप जो इंटरेस्ट वो लोन जो आपने स्पेसिफिकली बिल्डिंग को परचेज़ करने के लिए लिया है, तो आपको उसकी डिडक्शन अलाउ है। पॉइंट एफ हम एंड पर देखते हैं। जी, पॉइंट जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आपको पेमेंट बेसिस पर लव है। अगर आपने मॉर्टगेज कराई हुई है, तो उसका आप प्रॉफिट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर आप पेमेंट करेंगे, आपको एक्सपेंस लव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट एच, वो आपका डील करता है एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेज़। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? पहले हम ये देखते हैं कि होते क्या हैं। एक पर्सन है, उसके पास 5 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? अब उसने वो रेंट पर दी हुई हैं। अब उसने क्या किया हुआ है कि एक पर्सन हायर किया हुआ है, जो उसके बिहाफ पर जाकर कलेक्शन करता है, ठीक है? या जब वो बिल्डिंग में जब आप एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, ठीक है ना? जब आप एग्रीमेंट करवा रहे होते हैं, और आप एक स्टैम्प पेपर होता है, जिसको हम स्टाम्प पेपर कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उस पर आप एग्रीमेंट लिखते हैं। तो उसकी फीस होती है, जो बंदा बीच में जो एक प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, जो आपका ये डील करवा रहे होते हैं, एग्रीमेंट करवा रहे होते हैं, आप उसको सर्टेन परसेंटेज पे करते हैं एज़ ए कमीशन, वो आपके एडमिन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। उसके अलावा आप जो एक और अमाउंट पे करते हैं, आपको वो एग्रीमेंट जो भी नियरेस्ट उस बाउंड्री में जो भी पुलिस स्टेशन में जिस ये वो बाउंड्री वो प्रॉपर्टी जिस पुलिस स्टेशन में फॉल कर रही होती है, आप उसमें जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको एंटर करवाते हैं। वहाँ पर भी 100-500 रुपए लग जाता है। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? सिमिलरली आपने एक अकाउंटेंट हायर किया है जो आपकी सारी एंट्रियाँ करता है, आपके पास 15-20 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो आप उसको सैलरी सैलरी पे कर रहे हैं, सारा कुछ। क्लियर है? ये सारी जो चीज़ें आपके एडमिन एक्सपेंसेस में आ रही हैं। और आपने एक बंदा हायर किया हुआ है, वो जाता है बाइक पर रेंट वगैरह कलेक्ट करता है, उसको फ्यूल वगैरह लगता है, उसकी एक तनख्वाह है। बाइक की जो है वो मतलब बाइक जो आपकी रिपेयर होती है, उसकी जो मतलब डेप्रिसिएशन है, ठीक है? वो सारी क्या है? आपकी एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेज़ हैं, ठीक है? ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, हम पॉइंट कौन-सा ये पॉइंट है? पॉइंट एच, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस, ठीक है? वो कहता है कि आपने एक्चुअल लेना है, आपने लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, जो 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, क्या ये वाला है या ये भी लैंड वाला अलाउ नहीं है? ठीक, क्योंकि जब हमने पॉइंट ए पढ़ा था, जब हमने पॉइंट ए पढ़ा था रिपेयर लोन, उसमें हमने सिर्फ बिल्डिंग को कंसीडर किया था, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए था। अब जो पॉइंट एच है, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, मीन लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का जो मिलाकर टोटल रेंट चार्जेबल टैक्स बन रहा होगा, किसी भी डिडक्शन से पहले वो बन रहा है 25,35,000, ठीक है? उसका आपने लेना है यहाँ पर 4%, 25,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, ठीक है? और आपको जो एक्चुअल बनता है, ये आपको जो एक्चुअल लेट्स से मैं एक्चुअल में कहता हूँ मेरा बनता है 1,50,000 रुपए, ठीक है? अब यहाँ पर कितनी अमाउंट बनती है, ये हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इसे। ये बनती है 1,01,000 रुपए, ठीक है? तो अब लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि आपको लोअर ऑफ एक्चुअल या 4% मतलब मैक्सिमम आपको जो अलाउ है 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स अलाउ है, ठीक है? अगर एक्चुअल उससे ज़्यादा है, तो आप 4% पर उसको लिमिट लगाकर 4% क्या कर देंगे, अलाउ करवा देंगे। अगर एक्चुअल 4% वाली अमाउंट से कम है, तो एक्चुअल है, वो आपको अलाउ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक्चुअल था सिर्फ 80,000 रुपए, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे अलाउ कितना एक्सपेंस होगा, 80,000 रुपए अलाउ होगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। पॉइंट एच, एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग
4% of the rent chargeable to tax in respect of the property for the year computed before any deduction allowed in this section mean gross rent। ये वाला, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। पेड और पेबल बाय द पर्सन मतलब अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है। दूसरी बात, होली एंड एक्सक्लूसिवली मतलब आपने जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है सिर्फ वो प्रॉपर्टी के लिए, इसी पर्पज के लिए किया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करने के लिए किया हुआ है, ठीक है। अगर दो पर्पज के लिए है तो चैप्टर 4 में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो आप उसके अपॉर्चमेंट करेंगे जो एक्सपेंडिचर आपका एलोकेट होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में इनकम के अगेंस्ट, आप वो यहाँ पर क्लेम करेंगे। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट आई पे। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज, नॉर्मली ये नॉर्मल सी बात आपने देखी होगी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी ने केस करवा लिया, वो कहते हैं कि जनाब ये बिल्डिंग तो मेरी है, और अगर आप एक लॉयर हायर करते हैं और साहब उसको आप फी पे करते हैं, आप जो भी भाग दौड़ करते हैं और अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, टू डिफेंड द पर्सनस टाइटल टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, किसी स्यूट के अगेंस्ट जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो आपने पे करने होंगे या पे कर दिए हैं, मतलब अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है, वो आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट जे। ये आपका कवर करता है पॉइंट जे के, आपके 4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है। ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये आपके कब रिलेट करते हैं आपके बैड डेट एक्सपेंस से। जी, आपको पता है कि आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये टैक्सेबल है अक्रूवल बेसिस पर। तो जब आप रेंट पर बिल्डिंग देते हैं, 1 मंथ पूरा होता है, मीन्स आपने इनकम अर्न कर ली है, बेशक आपको कुछ भी ना मिला हो। सिमिलरली अगर आपके 12 मंथ आपने बिल्डिंग रेंट पर दे रखी, ठीक है, अब टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो 12 मंथ का जो रेंट बनता है, आपने इनकम को पार्ट बनाना है, रेट अप्लाई करने हैं, जो टैक्स बनता है आपने टैक्स पे कर देना है। अब आपका एग्रीमेंट ये था कि जो सॉरी, आपका एग्रीमेंट ये था कि जो टेनेंट है, जो आपकी किराएदार है, वो 2 मंथ के बाद रेंट पे करेगा इकट्ठा, ठीक है। अब 10 मंथ का उसने रेंट पे कर दिया, लास्ट 2 मंथ का रेंट उसने पे नहीं किया, ठीक है। आपने तो रिटर्न जमा करवा दी, आपने इनकम भी क्लेम कर ली, मतलब टैक्स इनकम रिकॉर्ड करके शो करवा के टैक्स कैलकुलेट किया, आपने टैक्स पे कर दिया। अब एक्चुअली में जो आपको रेंट रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 10 माह का। यहाँ पर लॉ कहता है कि जनाब अगर आपके साथ ऐसा मसला हो जाए तो परेशान नहीं होना। उन्होंने कुछ कंडीशन दे दी है कि अगर ऐसा कोई अनपेड रेंट है तो आप उसकी डिडक्शन अलाउ आपको हो सकती है, लेकिन कुछ उसकी शर्त और शराइत हैं, शराइत और ज़वाबित हैं, आपने वो फुलफिल करना है, क्राइटेरिया कंडीशन मीट करनी है। पहली क्या है, जनाब जो आपकी एग्रीमेंट था, ठीक है, वो बोनाफाइड होना चाहिए। मतलब आर्म्स लेंथ पे ट्रांज़ैक्शन थी, बी गुड मतलब इंटेंशंस थी, ठीक है सारा कुछ। और जो पर्सन आपको मतलब पैसे पैसे नहीं दे रहा, उस पर्सन ने आपकी वो वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी खाली कर दी है। दूसरी बात तीसरी बात, और उस पर्सन के पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। उसके इस्तेमाल में आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, और आपने तमाम जो पॉसिबल स्टेप्स थे, उससे कलेक्शन के, रिकवरी के आपने अवेल कर लिए हैं, और आप अब मतलब सारे आपने तौर तरीके अपना लिए हैं, लेकिन अब आपने हिम्मत हार ली है कि यार मैंने जो कुछ करना था मैंने कर लिया, अब ये बंदा मुझे पैसे देने वाला नहीं है। ठीक है? ये बातें हो गई, और कहता है कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि जो अनपेड रेंट है, वो ऑलरेडी आप अपनी इनकम में ऐड करके टैक्स करवा चुके हैं। अभी आपको मैंने स्टार्ट में बात बताई थी ना कि अक्रूवल बेसिस है, तो हम ऑटोमेटिकली इनकम पूरे साल की मेरी टैक्स हो जाती है, बेशक मुझे पैसे रिसीव हुए हैं या ना हुए हों। वो मैंने इसलिए ये बात की थी। ठीक है? यहाँ पर ये बात आपकी कवर हो गई। अगर आपकी ये चारों चारों कंडीशन मीट करती हैं, पाँचों की पाँचों जो भी बातें थी, तो आपको जितना अनपेड रेंट है, वो आपको एज़ ए एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ये कहने के बाद लॉ कहता है, आपने डिडक्शन तो क्लेम कर ली, अगर इन फ्यूचर उस बंदे का ईमान जागता है, उसको ज़मीर अंदर से ना आवाज़ देता है कि यार ये ज़्यादती की है आपने, और वो आपको आपको आकर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो अनपेड रेंट की अमाउंट है, वो आपको दे देता है। तो लॉ कहते हैं जनाब क्योंकि आपने उसकी डिडक्शन क्लेम की थी,
तो अब आपने क्या करना है, उस जो रिकवरी हुई है आप जितनी अमाउंट की हुई है, फुल की हो गई है, पार्शियल अमाउंट की हो गई है, कितनी अमाउंट की रिकवरी हुई है, आपने वो अमाउंट आकर क्या कर लेनी है, अपनी इनकम में दोबारा ऐड कर देनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर? ये था पॉइंट जे। अब आते हैं हम पॉइंट नेक्स्ट। ये आगे इसके फर्दर पॉइंट्स हैं, इन्होंने सब पॉइंट बना दिए। ये एक्चुअली में पॉइंट जे के बाद आई के एल एम में होना चाहिए था, ठीक है? अब ये क्या कहते हैं? हमने अभी ऊपर पढ़ा कि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं सिवाय एक के जो आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हैं। पढ़ा? जैसे कि प्रीमियम पेएबल, जैसे कि इंटरेस्ट पेएबल, जैसे कि एडमिन एक्सपेंसेस पेएबल, ठीक है ना? अक्रूवल बेसिस पर जो मुझे अलाउ है। अक्रूवल बेसिस में हम क्या करते हैं? जब हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे होते हैं, किसी भी ईयर में जब एक एक्सपेंडिचर इनकर हो जाता है, ठीक है ना? पेमेंट नहीं हुई, इनकर हो गया, मैंने रियलाइज़ हो गया, मैंने वो इनकम की जो मतलब एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? लेट्स सपोज़ मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है? लॉ कहता है अगर आपने एक एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड किया है और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जिस टैक्स ईयर में आपने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस या जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस है अक्रूवल बेसिस का क्लेम किया है, आपने उस टैक्स ईयर से नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर में उस लायबिलिटी को लाजमी पे आउट करना है। मतलब आपने नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर्स में, मतलब जिसमें आपने क्लेम किया है वो तो आपके पास था। उससे नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर्स हैं, आपने उसमें वो जो लायबिलिटी है, लाज़मी उसकी पेमेंट करनी है। अब चलो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, अगर मैं नेक्स्ट 3 ईयर में पेमेंट नहीं कर सका तो? आना चाहिए ना? तो लॉ कहता है जनाब, अब इतने अच्छे हम भी नहीं हैं। अगर हम आपको अक्रूवल बेसिस पर एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे साथ 2-2 हाथ खेल लें। ठीक है? जैसे 3 साल पूरे होंगे, अगर 3 साल में पेमेंट नहीं की, तो 3rd ईयर के बाद जो नेक्स्ट टैक्स ईयर होगा, आप उस लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे और अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। बातें कन्फ्यू मिक्स होती जा रही हैं। अब इस चूँकि मैंने बड़ी स्टोरी बताई है, अब इस स्टोरी को हम एक्सेल में करके देख लेते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, इधर आ जाएँ। ये हम वर्किंग कर रहे हैं आपकी यहाँ पर टैक्स ईयर 2022 की, ठीक है जी? तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मैंने जो एक अक्रूवल बेसिस पर एक्सपेंस लॉग किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो मेरा इनकर हुआ था 1,50,000 रुपए। ठीक है जी? 1,50,000 रुपए। अब मैंने क्या किया, प्रॉपर ये क्लेम करने के बाद ये मेरी बन गई, मैंने सारे एक्सपेंसेस नेट किए। मेरे पास क्या बन गई? नेट रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये नेट इनकम बन गई कि कौन साइड से बन गई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, ठीक है? मैंने इस पर रेट अप्लाई किया, लेट्स सपोज टैक्स रेट फॉर एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो था 15%। सपोज कर रहा हूँ और एक्चुअल रेट नहीं है। लायबिलिटी कितनी बन गई मेरे पास? 3,23,700 रुपए। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर आपने एक लायबिलिटी एक्सपेंस लायबिलिटी क्लेम की है अक्रूवल बेसिस पर, तो आपने क्या करना है? मैंने कब क्लेम की है? टैक्स ईयर 2022 में लायबिलिटी क्लेम एक्सपेंस क्लेम किया है, ठीक है? और लायबिलिटी रिकॉर्ड की है। लॉ कहता है आपने नेक्स्ट 3 इयर्स में नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर में 2024, 2025, ठीक है? उसको लाजमी उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है? ये 3 है। आपने नेक्स्ट 3 ईयर में लाज़मी पेमेंट करनी है। अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स में उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपने 2026 उससे जो जिस टैक्स ईयर में जो लास्ट 3rd ईयर एंड हो रहा होगा, आपने उसे नेक्स्ट टैक्स ईयर में क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। रिवर्स करके एंड ऐड एज़ इनकम, ठीक है? अब लॉ कहता है कि 26 में आप इसको एज़ इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आपको जो एक्सपेंस वाला बेनिफिट था, ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जिस तरह से ऊपर मैंने जब बैड डेट रिकॉर्ड किया, मेरे कस्टमर को जब उसके ज़मीर ने झंझोड़ा, तो पेमेंट करने आ गया।
हो सकता है कि कभी हमें भी हमारा ज़मीर झंझोड़े और हम एक्चुअल में पेमेंट कर दें फ्यूचर, ठीक है? तो लॉ कहता है इनकम उसको इस तरह से एक्सपेंस को रिवर्स करके लायबिलिटी को एज़ इनकम बनाने के बाद, ठीक है? इन फ्यूचर 2028, 30 मैं 2035 कर लेता हूँ, 2030 कर लेता हूँ। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो आप उस एक्सपेंस को उस एक्सपेंडिचर को दोबारा क्लेम कर सकते हैं। जिस साल में आप पेमेंट करेंगे, आप उस साल में आकर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उस एक्सपेंस को एज़ अ डिडक्शन क्लेम दोबारा कर लेंगे, ठीक है? लॉ इतना बुरा भी नहीं है, बस वो ये चाह रहा है कि आप उसके साथ 2 नंबरी ना करें, ठीक है? ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और हमारे यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन बनाकर जिसमें सारे पॉइंट टेस्ट हो रहे हों, आपके लिए चीज़ें फॉलो हो रही हों, हाँ, वो कवर करें और हमारा जो सिलेबस है चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। सलामत रहें, खुश